हेलो क्लास। वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम वेक्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो ये वीडियो रहेगी, ये वेक्टर से रिलेटेड आखिरी वीडियो रहेगी। और इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली कुछ अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो वीडियो है दैट इज ऑल अबाउट अ प्रैक्टिस सेशन। आप इसे एक प्रैक्टिस सेशन की तरह ले सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाले हैं, इजी लेवल से लेकर थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। सवाल में कहता है कि आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर विच इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और यूनिट वेक्टर निकालना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, या तो आप इसे मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं या फिर इसे मॉड्यूलस भी बोल सकते हैं, एक ही बात होती है। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो वेक्टर आपके पास ये दिया हुआ है, दिस इज अ वेक्टर। तो बच्चों, अगर इस वेक्टर का मुझे मॉडुलस या मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट आई कैप के सामने जो दिया है उसका स्क्वायर, जे कैप के सामने जो दिया है उसका स्क्वायर, और के कैप के सामने जो दिया है उसका स्क्वायर। इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। तो ये वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? दो का स्क्वायर होता है 4, एक का स्क्वायर 1, अगेन 1। सो 4 और एक 5 और एक 6, यानी अंडर रूट 6 जो है दैट विल बी द मैग्नीट्यूड या मॉडुलस आ जाएगा इस वेक्टर का। दूसरे पार्ट में आपसे पूछा है यूनिट वेक्टर निकालें। तो सभी को पता है क्या कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो बराबर होता है वो वेक्टर डिवाइड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस। तो वेक्टर आपके पास क्या है? 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। डिवाइड कर देंगे मॉडुलस के साथ जो कि है अंडर रूट 6। तो फाइनली आपके पास जो यूनिट वेक्टर है वो कितना आ जाएगा? 2/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप एंड माइनस 1/√6 के कैप। और इसी को बच्चों हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पहला सवाल था, इजी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास है कि आपके पास दो वेक्टर हैं, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। आपको बताना है मैग्नीट्यूड या मॉडुलस किसका? पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। मैं मान लेता हूं कि आर वेक्टर जो है वो आएगा कब, क्या सॉल्व करके? पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर सॉल्व करके। तो चलिए एक बार आर वेक्टर निकाल लेते हैं। पी वेक्टर कितना है? 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 14k कैप। इसको बच्चों मैं ऐड कर दूंगा क्यू वेक्टर के साथ जो कि है 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 10k कैप। तो आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ ऐड कर देंगे, जे को जे के साथ और के को के साथ। तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो आ जाएगा। तो 2 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 2 + 4 हो जाएगा आपके पास 6i कैप। 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8j कैप। सिमिलरली 14 एंड 10 आपके पास हो जाएगा 24k कैप। ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है इसी का ही आपको मैग्नीट्यूड पूछा है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हम निकाल लेंगे। वो कितना होगा? √6² प्लस 8² प्लस 24 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों ये बात? तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। तो आप इनको जोड़ लोगे। 576 में जोड़ेंगे हम 64 और 36, तो ये आपका आ जाएगा 676 इसका अंडर रूट। और यही सवाल में पूछा था। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि अपने पास एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर विच इज इक्वल टू √3i कैप प्लस जे कैप।
और ये वेक्टर रोटेट कर जाता है 30 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बताइए रोटेट करने के बाद जो न्यू वेक्टर होगा वो वेक्टर कितना होगा, आपको वो बताना है। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों अगर मैं इसको कंपेयर करूं एक वेक्टर फॉर्म में, किसी वेक्टर को इस तरीके से लिखा जाता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर मैं इसको इस वेक्टर के साथ कंपेयर करूं तो आपको ये पता चलेगा कि ए एक्स की जो वैल्यू है वो √3 है और ए वाई की जो वैल्यू है बच्चों वो 1 है। तो अगर मैं इस वेक्टर की डायरेक्शन पता करूं तो डायरेक्शन पता करने के लिए हम टेंजेंट थीटा निकालते हैं। क्या मतलब होता है? यानी कि अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है और आपके पास एक वेक्टर है जो कि है ए वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। तो अगर आपको डायरेक्शन पता करनी हो यानी ये थीटा निकालना हो तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? मैंने आपको बताया हुआ है, दैट इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। और सवाल में आपको ए वाई दिया हुआ है 1 और ए एक्स दिया हुआ है √3। तो बच्चों टेंजेंट की किस वैल्यू पर वैल्यू 1 बाई √3 होती है? दैट मीन्स थीटा की जो वैल्यू है बच्चों वो वहां पर 30 डिग्री है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि ये जो वेक्टर है ना ये 30 डिग्री एंगल पर है और 30 डिग्री एंगल पर है तो कह दिया कि अब इसको क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। इस डायरेक्शन में इसे रोटेट करेंगे तो यानी कि इस एक्सिस पर आएगा ये वेक्टर। तो बताइए यहाँ पर न्यू वेक्टर कितना होगा? उसके लिए मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। तो ए वेक्टर सवाल में आपको दिया हुआ है √3 आई कैप प्लस जे कैप। तो अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तो वो कितना आएगा? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √3 प्लस 1 दैट इज √4 विच इज इक्वल टू 2। 2 है मैग्नीट्यूड। तो यानी कि जब ये ए वेक्टर 30 डिग्री वापस से रोटेट करेगा तो एक्स एक्सिस पे आएगा और उस एक्स एक्सिस पर मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2। और एक्स एक्सिस पे है तो 2 के साथ क्या लगाया जाएगा? आई कैप लगाया जाएगा। यानी कि जब ये वेक्टर 30 डिग्री रोटेट करके एक्स एक्सिस पे आएगा तो यहां पर सपोज ये एक नया वेक्टर बन जाएगा और वो नया वेक्टर कितना होगा? 2 आई कैप। एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल एक अच्छा सवाल है। सवाल में क्या क्या कहा हुआ है कि इफ द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स इज 16 न्यूटन। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और उन दो वेक्टर का अगर मैं सम करता हूं, मैग्नीट्यूड का सम करता हूं तो वो दो वेक्टर का सम करता हूं तो वो 16 न्यूटन आता है, ठीक है। फिर कहता है द रिजल्टेंट इज नॉर्मल। उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज नॉर्मल टू द स्मॉल वेक्टर और मैग्नीट्यूड कितना होगा उस रिजल्टेंट का? 8 न्यूटन। तो कहता है फाइंड ईच ऑफ द फोर्स। तो बच्चों मैं कहता हूं हमारे पास दो फोर्सेस हैं, ठीक है। सपोज कीजिए, ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट लगाते हैं। हमारे पास दो फोर्सेस हैं। मैं कहता हूं ये एक फोर्स है जिसका नाम है F1, ठीक है। क्या नाम है? F1, ठीक है। ये एक वेक्टर है। एक दूसरा वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से यहां पर बना देते हैं। सपोज दैट इज अनदर वेक्टर एंड सपोज दैट वेक्टर इज F2। क्लियर है बच्चों? मैं मैग्नीट्यूड से डील कर रहा हूं तो आप समझ सकते हो ये वेक्टर ही है, ठीक है, लेकिन मैं अभी मैग्नीट्यूड से डील कर रहा हूं। सो दीज आर टू वेक्टर्स। सवाल में बच्चों आपको एक चीज दी हुई है। क्या दी हुई है कि F1 प्लस F2 दोनों के मैग्नीट्यूड का जो सम है वो 16 न्यूटन दिया हुआ है, 16 न्यूटन दिया हुआ है। ये सवाल में गिवन है, ठीक है जी। ओके, अब ये कहता है कि इन दोनों वेक्टर का एक रिजल्टेंट होगा एंड दैट रिजल्टेंट इज नॉर्मल टू द स्मॉल वेक्टर। मान लेते हैं कि स्मॉल वेक्टर आपका F1 था तो F1 के नॉर्मल जो है इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट रहेगा। तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा? ये होगा। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर विच इज नॉर्मल टू F1। नॉर्मल टू F1 है यानी कि ये वाला एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। क्लियर है जी? अच्छा, अब ये F वेक्टर है, इस वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन को मैं यहां पर भी ड्रॉ कर सकता हूं कुछ इस तरीके से। तो इसको भी मैं F1 वेक्टर बोल सकता हूं, ठीक। इस एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा। अब सवाल में ये वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इस रिजल्टेंट की वैल्यू सवाल में 8 न्यूटन दी हुई है। तो सवाल में आपसे पूछा है कि F1 और F2 बताइए, F1 और F2 कितने होंगे। ये थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का सवाल है, जेई लेवल का सवाल है। ऐसे सवाल आपको जेई के अंदर देखने को मिलते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं।
अब मुझे एक बात बताइए, ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गया ना इस तरीके से। अगर मैं नाम दे दूं तो दिस इज सपोज ओ ए बी, तो आपके पास ओ ए बी एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ओ ए बी। तो बच्चों ट्रायंगल ओ ए बी में क्या आप सभी मुझे बता सकते हो कि कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? सर कोस थीटा जो होता है वो बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, तो इस ट्रायंगल का बेस हो जाएगा आपका 8 न्यूटन। ठीक है जी, बेस हो जाएगा 8 न्यूटन और हाइपोटेनियस आपका जो है वो कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो बच्चों यहां से क्या मैं बोल सकता हूं कि जो 8 है दैट इज इक्वल टू F2 इंटू में कॉस ऑफ थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? कोई परेशानी यहां तक? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से इसी ट्रायंगल में बच्चों क्या मुझे बता सकते हो साइन थीटा कितना होगा? तो आप बोलोगे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर F1 और हाइपोटेनियस हो जाएगा F2। तो यहां से ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं बच्चों कि जो F1 है वो किसके बराबर है? F1 बराबर है F2 साइन थीटा के। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बच्चों? अब मैं इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर कर देता हूं। तो बच्चों इस इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 दैट इज इक्वल टू F2 का स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। इसका भी मैं स्क्वायर कर देता हूं तो क्या बन जाएगा, F1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू F2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, यानी 3 में 4 को ऐड कर देते हैं तो क्या बनेगा, 64 प्लस F1 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 स्क्वायर ब्रैकेट में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 64 प्लस F1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू F2 स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 होती है। क्लियर है बच्चों ये बात? तो यहां से आपको क्या पता चला, ये चीज पता चली कि 64 प्लस F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर के बराबर है। क्लियर है ये बात? बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में ये भी गिवन है, क्या गिवन है कि F1 प्लस F2 किसके बराबर है, 16 के बराबर है। सवाल में आपको गिवन है। तो बच्चों यहां से F2 किसके बराबर हो गया, 16 माइनस F1। पुटिंग दिस वैल्यू हेयर वी हैव 64 प्लस F1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 माइनस F1 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस F1 स्क्वायर माइनस 16 दूनी हो जाएगा 32 इंटू में F1, और ये किसके बराबर है, 64 प्लस F1 स्क्वायर के बराबर है। तो F1 स्क्वायर से F1 स्क्वायर कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा 32 F1 दैट इज इक्वल टू 256 माइनस ऑफ 64। तो 256 माइनस 64 कितना होता है, ये आपका आ जाएगा 192। तो यहां से F1 कितना आ गया, 192 डिवाइड बाय 32, कितने पे जाएगा ये, 6 पे जाएगा, यानी कि 6। तो बच्चों यहां से F1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 न्यूटन। तो F1 आपका 6 न्यूटन है और F1 प्लस F2 आपका 16 दिया हुआ था। तो बच्चों यहां से F2 भी आ जाएगा। F2 कितना हो जाएगा, 16 में से क्या माइनस कर दोगे, 6 माइनस कर दोगे, तो F2 आपका 10 न्यूटन आ जाएगा। एंड दैट इज बच्चों आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया? अच्छा सवाल है, इसको एक बार ध्यान से पॉज करके दोबारा देखना। कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बटरफ्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ए बटरफ्लाई मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड in a direction making an angle of 60 degree with east and 60 degree with the vertical. The velocity vector in the rectangular form is what? ये आपसे सवाल में पूछा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सिनेरियो समझाने की कोशिश करता हूं, इसमें डायग्राम थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो एक बार डायग्राम बनाते हैं। अपने पास तीन तरीके की एक्सिस है। क्यों है तीन तरीके की एक्सिस, क्योंकि जो बटरफ्लाई जो उड़ती है वो तो एक वॉल्यूम के अंदर उड़ेगी, यानी कि तीनों एक्सिस उसमें जो है कंक्लूड करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए दिस इज एक्स एक्सिस,
दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस एंड दैट इज बच्चों दैट इज द ओरिजिन। तो मैं कहता हूं कि बटरफ्लाई कुछ इस तरीके से, यहां पर ये बटरफ्लाई है जो उड़ रही है, ठीक है। बटरफ्लाई बना देते हैं भाई, थोड़ी सी मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज द बटरफ्लाई, ठीक है, ये बटरफ्लाई उड़ रही है। मैं कहता हूं कि ये बटरफ्लाई ओरिजिन से कुछ इस तरीके से कोई डिस्टेंस पर होगी। दिस इज द डिस्टेंस। ये जो वेलोसिटी है इस बटरफ्लाई की, ये वेलोसिटी सवाल में आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 20 मीटर पर सेकंड दी हुई है। क्लियर है। और सवाल में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दी हुई है और ये भी कहा है कि इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद ईस्ट। तो अगर ईस्ट माने तो बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि दिस इज नॉर्थ, ये नीचे वाला साउथ, ये वाला आपका इधर वेस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, तो ईस्ट से 60 डिग्री एंगल बना रही है, तो यानी कि ये वाला एंगल 60 डिग्री का होगा। मैं कहता हूं ये एंगल है अल्फा विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है। तो 60 डिग्री विद ईस्ट हो गया एंड ऑल्सो 60 डिग्री विद द वर्टिकल। अब ये बात समझने वाली बात है, 60 डिग्री विद द वर्टिकल, इसको अगर आप इस तितली को 3 डायमेंशनल में समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो दूसरा 60 डिग्री एंगल है वो एंगल कौन सा होगा, ये समझने वाली बात है बच्चों। वो ये वाला एंगल है, ध्यान से समझिए, ये वाला एंगल भी आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। इस एंगल को मान लेते हैं एंगल गामा विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है। ये नहीं पता कि ये वाला एंगल कितना है, मैं कहता हूं ये वाला एंगल बीटा है। बीटा निकाल लो। अब वो कैसे निकालेंगे भाई, अब इसके लिए आपको कोसाइन लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगर दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, इफ दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आपको 20 मीटर पर सेकंड दिया है, तो आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि इस वेक्टर के 3 कंपोनेंट होंगे। जो ये वाला कंपोनेंट होगा दैट विल इक्वल टू दैट विल इक्वल टू दैट विल इक्वल टू v कोस अल्फा। ये वाला जो होगा दैट इज इक्वल टू v कोस बीटा। और ये वाला होगा दैट इज इक्वल टू v कोस गामा। तो अकॉर्डिंग टू कोसाइन लॉ, अगर मैं यहां पर कोसाइन लॉ लगाऊं तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1। यही होता है कोसाइन लॉ। और आपको सवाल में अल्फा की वैल्यू गामा की वैल्यू दी है लेकिन बीटा नहीं दिया, सॉल्व कर लो। तो कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री अगेन दैट इज इक्वल टू 1। अब कोस स्क्वायर 60 डिग्री है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, सो 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस, इसको 2 मिनट के लिए हटा देते हैं, प्लस अगेन 1/2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो बच्चे सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो 1/4 प्लस 1/4 सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा प्लस कोस स्क्वायर बीटा दैट इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/2 जो कि 1/2 ही आएगा। एंड फाइनली वी विल हैव कोस स्क्वायर बीटा दैट इज इक्वल टू 1/√2। इसका मतलब कोस की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा ये। तो बच्चों कोस बीटा की वैल्यू 1/√2 आई है, कहाँ होती है, कहाँ होती है कोस की वैल्यू 1/√2, 45 डिग्री पर होती है। इसका मतलब कि आपके पास बीटा एंगल आ गया 45 डिग्री। तो बच्चों सवाल में आपसे क्या पूछा था, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसके रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होगी। तो बच्चों बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म होगी v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, यही होती है रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब डायग्राम में देख के बताओ, वी एक्स यही तो है वी कोस अल्फा, वी वाई यही तो है वी कोस बीटा, और जो ये वी जेड है वो यही तो है वी कोस गामा। तो इन वैल्यूज को यहाँ पे लिख दो, तो कितना हो जाएगा, v कोस अल्फा आई कैप प्लस v कोस बीटा जे कैप प्लस v कोस गामा के कैप। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज वी हैव v की वैल्यू 20 सवाल में दी हुई है, और कोस अल्फा आपको दिया हुआ है कोस 60 आई कैप प्लस अगेन 20 इंटू कोस बीटा यानी कोस 45 आपको दिया हुआ है जे कैप
प्लस वी अगेन 20 आपको दिया हुआ है, कोस गामा की वैल्यू 60 के कैप। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 20 इंटू कोस 60 की वैल्यू होती है 1 बाय, कितनी होती है भाई, 1 बाय 2 आई कैप, प्लस 20 कोस 45 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2 जे कैप, और 20 इंटू कोस 60 की अगेन 1 बाय 2 के कैप। इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों, ये गया 10 पे। तो फाइनली आपके पास जो वी वेक्टर आया, ये वी वेक्टर किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 10 आई कैप, प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे, 20 को रूट 2 से हम काट देंगे, आपका आ जाएगा 10 रूट 2 पे चला जाएगा, सो दैट इज 10 अंडर रूट 2 जे कैप, प्लस ये फाइनल वैल्यू अगेन आपकी आ जाएगी 10 के कैप। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा सवाल, क्लियर है बच्चों? इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा सवाल है, ये भी सवाल आपका जेईई एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, हमारे पास दो फोर्सेस दी हुई हैं, एक है 2p, एक है रूट 2p। उसका जो रिजल्टेंट है वो है अंडर रूट 10p। तो फिर आपको बताना है कि इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितने का होगा, वो आपको बताना है। मैं कहता हूं कि आपके पास पहली फोर्स है सवाल में दी हुई है, वो कितनी है, 2p। सवाल में F2 आपको दिया हुआ है, दैट इज अंडर रूट 2p। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बच्चों, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, नाम दे देता हूं Fr, और वो सवाल में दिया हुआ है अंडर रूट 10p। ठीक है, अंडर रूट 10p आपको दिया हुआ है। तो बच्चों आपको ये पता है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस ऑफ थीटा, ऐसे ही निकालते हैं दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट। तो इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। जो एफ आर है सवाल में दिया हुआ है अंडर रूट 10p, दैट इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर यानी कि 2p का स्क्वायर, प्लस F2 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 2p का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू F1। F1 कितना है, 2p है, F2 कितना है, रूट 2p है, और इंटू में क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अंडर रूट 10p दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4, 4 अंडर रूट 2p स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है जी? अच्छा, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं और इसका भी स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 10 से स्क्वायर कट जाएगा, दैट विल बी 10p स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 4p स्क्वायर, प्लस अब ये स्क्वायर से ये अंडर रूट चला जाएगा, तो 4p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6p स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 2p स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? तीनों से p स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास बचेगा 10 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 कॉस ऑफ थीटा। 10 में से 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 4 डिवाइड बाई 4 अंडर रूट 2 कॉस ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, कोस की वैल्यू 1 बाय रूट 2 बच्चों कहां पर होती है, अगेन थीटा आपका यहां पर आ जाएगा 45 डिग्री। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। सवाल में कहा जाता है कि द ग्रेटर एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस आर 7 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं हमारे पास दो फोर्सेस हैं और दोनों का नाम है P और Q। सवाल में कहता है द ग्रेटर एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज 7 एंड 3 न्यूटन। तो ग्रेटर का मतलब, मान लीजिए हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक का नाम है P, एक का नाम है Q। ठीक, सवाल में कहता है दोनों का ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब होता है दोनों को ऐड कर दो। दोनों का ग्रेटर जो है वो सवाल में दिया हुआ है 7 न्यूटन, और दोनों का लीस्ट जो है, लीस्ट का मतलब हो गया P माइनस Q, ये सवाल में दिया हुआ है 3 न्यूटन। ठीक है, अगर ऐसा है तो इनको सॉल्व कर लो और सबसे पहले P और Q की वैल्यू निकाल लो। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 2p इज इक्वल टू 10 एंड p इक्वल टू 5। p आपका 5 आ गया, p 5 आ गया, तो बच्चों q कितना आ जाएगा, 7 माइनस 5 यानी कि 2। p और q की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब ये कहता है कि इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, हर फोर्स को 3 न्यूटन से बढ़ा दो,
यानी हमको पता चल गया P 5 न्यूटन है, Q 2 न्यूटन है। अब ये कहता है दोनों को 3 न्यूटन से बढ़ा दो, तो नया P कितना बन जाएगा? नया P बन जाएगा 5 प्लस 3 यानी कि 8 न्यूटन, और नया Q कितना बन जाएगा? 2 प्लस 3 यानी कि 5 न्यूटन। दोनों को बढ़ा दिया। अब बढ़ाने के बाद कहता है कि दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो अगर एंगल 60 डिग्री है, कहता है मैग्नीट्यूड बताओ रिजल्टेंट का। तो आप सभी को पता है कि दो वेक्टर अगर आपको दिए हुए हैं तो उन दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का तरीका होता है r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम r की वैल्यू निकाल लेंगे बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ p एंड q। तो बच्चों p की जगह यहां पर लिख देंगे 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस q की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर प्लस 8 पंजे 40 और 40 दूनी 80 हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट, और ये हो जाएगा आपका cos ऑफ थीटा। क्लियर है बच्चों ये बात? अच्छा, सवाल में थीटा भी आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर लोगे। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, 64, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 80 इंटू सवाल में थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 60 डिग्री। तो आप सभी को पता है, यहाँ पे आप सॉल्व कर लोगे। तो 64 प्लस 25 प्लस 80 इंटू कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये कट जाएगा 40। आप सॉल्व कर लो, 64 प्लस 25 प्लस 40 दैट विल बी इक्वल टू 594 यानी कि 129। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस तरीके का सवाल जेई मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, तो सवाल क्या है जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कहता है कि अगर आपके पास दिया हुआ है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर हैं, इसका मतलब कि दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों वो 1 के बराबर होगा। क्लियर है ये बात? और मुझे बताइए 1 माइनस ए इंटू बी, ए डॉट बी, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट को क्या मैं लिख सकता हूँ? ए बी कोस ऑफ थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर इसको नीचे क्या लिख सकते हैं? प्लस ए बी, अगेन यहाँ पे आ जाएगा ए बी कॉस ऑफ थीटा। और सवाल में ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तो मैं इस चीज को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि 1 प्लस कोस थीटा किसके बराबर होता है? बच्चों ये बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आइडेंटिटी होती है। और 1 माइनस कोस ऑफ थीटा किसके बराबर होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। तो बाय पुटिंग दिस वैल्यू हेयर we can say that 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2 and 1 plus cos theta that is equal to 2 cos square theta by 2। तो 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, तो अपने पास फाइनल आंसर कितना आया? साइन बाय कोस कितना हो जाता है? टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यानी कि फाइनल उत्तर कितना है? ये वैल्यू जो है बच्चों ये किसके बराबर है? टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी सवाल है, लेकिन जेई मेंस में पूछा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है? आपके पास दो वेक्टर दिए गए हैं ए और बी, तो आपको इनका एक बार स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, एक बार वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। तो दोनों निकालते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट विद माइनस 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? आप सभी को पता है डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 1 होता है और डिफरेंट डिफरेंट का 0 होता है। तो मैं डायरेक्टली इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि i की i के साथ करूंगा, j की j के साथ और k की k के साथ। तो बच्चों 3i कैप इंटू माइनस 2i कैप आपका बन जाएगा -6। कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद प्लस लगाइए, -4j कैप इंटू जे कैप, ये आपका बन जाएगा -4।
सिमिलरली 5 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो -15 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -6 -4 यानी -10 एंड -15, तो आंसर आ गया -25। क्लियर है बच्चों? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आंसर आ गया -25 यूनिट्स। अब सवाल में पूछा है दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसके लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड क्या था, यहाँ लिखा आई जे के, ऊपर मान लिया प्लस माइनस प्लस। अब ए वाले वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 3 -4 5, और बी वाले वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे -2 1 एंड -3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे करते थे, पहले लिखा आई कैप, ब्रैकेट लगाई, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, गुना करोगे -4 इंटू -3, जो भी ये गुना करके आएगा, यानी कि गुना करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और फिर उसमें से माइनस कर देंगे 5 इंटू 1। समझ में आई बात? तो -4 इंटू -3 कितना हो जाएगा, 12 माइनस का 5। फिर यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस जे कैप लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 3 इंटू -3 जो भी आएगा उसमें से माइनस कर देंगे 5 इंटू -2। क्लियर है बच्चों ये बात? तो क्या आ जाएगा आपका, 3 इंटू माइनस यानी माइनस का 9, और उसमें से माइनस कर देंगे 5 दूनी माइनस का 10। ठीक, फिर प्लस के कैप आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 3 गुना 1 माइनस -4 गुना -2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस का 8 आ जाएगा ये आपका। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 12 में से 5 गया 7 आई कैप, माइनस जे कैप, ये आ जाएगा 10 -9 यानी कि एक ही बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5 के कैप। तो फाइनली आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई भाई, 7 आई कैप माइनस जे कैप -5 के कैप। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, इस वीडियो के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके के सवाल बच्चों जेई एडवांस में पूछा जाता है। अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल कहता है कि अगर आपको दिया गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो कि सी वेक्टर के बराबर है, और सवाल में कहा कि सी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के, और ए बराबर है सी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। सवाल में पूछा है ए और बी के बीच में एंगल बताओ। पहली बात, हम सारी चीजें लिख लेते हैं। सवाल में बोला है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर है सी वेक्टर। ठीक है जी, तो बच्चों बी वेक्टर किसके बराबर हुआ, सर सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के बराबर हुआ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है ये बात? चलो, अब ये भी सवाल में दिया गया है कि सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों अब ये जो बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर बेसिकली सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है, और इसका रिजल्टेंट कितना होता है, बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ca कोस ऑफ थीटा। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सवाल में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ca, दोनों को बीच में 90 डिग्री का एंगल दिया है, बिकॉज सी इज परपेंडिकुलर टू ए, सी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो यानी कोस ऑफ 90 आ जाएगा यहाँ पे भाई। और कोस ऑफ 90 होता कितना है, 0 होता है, तो यानी ये बराबर है अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। और सवाल में ये भी दिया है कि ए सी के बराबर है। अगर ऐसा है तो बी किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए सी के बराबर है, इसको सी स्क्वायर बोल दो, यानी कि अंडर रूट 2c स्क्वायर, अंडर रूट 2c। और अगर c की जगह a लिख दोगे तो ये अंडर रूट 2a के भी बराबर है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? बिल्कुल ठीक बात। अब अगेन सवाल में आपको फिर से मैं बोलता हूं, सी वेक्टर बराबर दिया गया है किसके, सी वेक्टर बराबर हमको दिया गया है, किसके बराबर दिया गया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। तो क्या मैं सी वेक्टर को लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस
मतलब जो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ए और बी के बीच में एंगल ही हमें निकालना है। क्लियर है जी? ठीक है। तो ये रूट हटा दूं तो इधर बन जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है। ए सी के बराबर है तो ए स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ सी स्क्वायर। ठीक है। अब सवाल में दिया हुआ है, ये देखो b किसके बराबर दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है √2c। b बराबर आ गया √2c, तो b स्क्वायर बराबर हो गया 2c स्क्वायर के, यानी b स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ 2c स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी इंटू बी किसके बराबर है, b किसके बराबर है, b बराबर है √2c के इंटू में कॉस ऑफ थीटा। बस इसको सॉल्व कर लो। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 3c स्क्वायर प्लस 2√2c स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कट जाएगा सारी जगह से, तो अपने पास क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 कॉस ऑफ थीटा। तो 1 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा -2 इज इक्वल टू 2√2 कॉस ऑफ थीटा, और 2 से 2 कट जाएगा यानी कोस थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी -1/√2। तो बच्चों कोस की वैल्यू -1/√2 कहाँ होती है, 135 डिग्री पे होती है। कोस 135 डिग्री बच्चों किसके बराबर होता है, -1/√2 के बराबर होता है। आप सोल्व भी कर सकते हो। देखो कोस को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको लिखूं 90 प्लस 45, ऐसा लिख सकते हैं। 90 में प्लस हुआ है, 90 में प्लस हुआ है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन 90 है। अरे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कहता है 90 में कुछ प्लस हुआ है, यानी ये हो गया 90, 90 में कुछ प्लस हुआ है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है लेकिन कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का साइन 45। एन बच्चों ये किसके बराबर होता है, -1/√2। तो यानी -1/√2 में आप कोस की वैल्यू को 135 लिख सकते हो, यानी कि आपका उत्तर कितना आएगा 135 डिग्री। यानी ए और बी के बीच में कितने का एंगल है, 135 डिग्री का एंगल है। अच्छा सवाल है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये 10 सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो मेरी तरफ से वेक्टर यहाँ पे खत्म होता है। आप और ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं वेक्टर से रिलेटेड। अगर आपके पास कोई भी किताब हो, चाहे वो फिजिक्स की प्रदीप फंडामेंटल हो, या फिर आप एच.सी. वर्मा से अगर आप पढ़ रहे हो, एस.एल. अरोड़ा से आप पढ़ रहे हो, तो वहां से आप वेक्टर्स के सवाल लगा सकते हैं। इतना फिजिक्स के लिए पर्याप्त है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।